नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बेटी को वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी पर आते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 73। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही बेहतरीन सा नाइट स्पेंड करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कह सकता है। जहाँ पर प्रकाश जो था वो रिया को प्रपोज करता है, ऑफिशियल प्रपोजल फॉर मैरिज। तो रिया भी एक्सेप्ट करती है। दोनों ही बहुत खुश थे। उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत वक्त बिताते हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सा डेट बिताते हैं। वो मोमेंट एंजॉय करते हैं जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ अपने अपने पार्टनर के साथ। एक मेमोरेबल मोमेंट्स जहाँ पे नताशा शनाया के साथ थी, बरका सलोनी के साथ थी, रोशनी प्रतिभा के साथ थी, और समीर और आर्यन ये तो क्रिकेट देख रहे थे। हाँ, वहाँ पर श्रुति खड़ी थी ताकि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, इसलिए। अब धीरे धीरे करके वक्त जो था वो बीत रहा था। अब यहाँ पर समय समथिंग 10:30-11 हो चुके थे। तो वर्षा कहती है कि आई थिंक हमें अब कमरे में चलना चाहिए। तो सलोनी भी हामी भरती है और वो दोनों ही कमरे में आते हैं। थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं। उसके बाद एक दूसरे को थोड़ा सा बहुत ही प्यार से किस करते हैं और सो जाते हैं। सभी लोग अब धीरे धीरे करके अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत वक्त बिताकर वो लोग भी सो ही जाते हैं। सबसे लास्ट में प्रकाश और रिया जाते हैं। जहाँ पर प्रकाश कमरे में आता है तो रिया जैसे ही देखती है तो वो देखती है कि बहुत सारे रोज़ के पेटल्स वो कमरे में बिछाए हुए थे। तो रिया ये चीज़ देखती है तो प्रकाश एक बार रिया को तरफ देखता है। तो जैसे ही देखता है ना, तो रिया पे प्रकाश जो था वो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो क्या करता है, अपने फ़ोन में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यार से प्यारी वाली एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है और वो रिया के साथ वहाँ पे डांस करता है। होता है ना, जब अपने पार्टनर के साथ हम लोग बहुत ही प्यारा सा मोमेंट एंजॉय करते हैं। और कहीं ना कहीं रिया को भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। प्रकाश की सॉरी गाइस, लेकिन रात के मैं 3 बजे ना मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, सो इसीलिए थोड़ा सा नींद ज़्यादा आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिया को भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो रिया भी उसके साथ उस मोमेंट्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे करके अब वो वक्त भी बीतता है और यहाँ पे 1 बज चुके थे। दूसरी तरफ जहाँ पर आर्यन और समीर बैठ के टीवी देख रहे थे, वहाँ पे क्या सीन होता है कि जो श्रुति थी वो कहीं समीर से और आर्यन से पूछती है कि आप लोगों को कुछ चाहिए सर। तो आर्यन तो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स देता नहीं, लेकिन क्योंकि समीर जो था वो टीवी देख रहा था, तो क्रिकेट दोनों ही देख रहे थे, तो वो क्रिकेट के टीवी के भी सामने आके खड़ी हो गई थी। तो समीर थोड़ा सा चिढ़ जाता है। समीर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए ही कहता है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, तुम मुझे बता दो, हटो ना यार यहाँ से, सामने से। तो रिया कहती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने जस्ट आप लोगों से इतना पूछा कि आप लोगों को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तभी समीर कहता है, अरे यार इतना चाहिए कि तुम फ़िलहाल ना यहाँ से चली जाओ। तभी रिया कहती है कि श्रुति कहती है कि सर मैं आपको बस ये पॉपकॉर्न की बॉल देने आई थी, दैट्स इट। और वो क्या करती, क्योंकि समीर उठ के उसके पास आ चुका था, तो वो हाथ में उसके बॉल ऐसे पकड़ाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी समीर कहता है कि कितना एटीट्यूड इस लड़की में। तभी आर्यन कहता है कि क्या हो गया, तो क्या उसके साथ मियाँ बीबी की तरह लड़ता है। तभी समीर कहते हैं क्या बोला। तो बोलते कि मियाँ बीबी की तरह लड़ता है, क्यों इतना लड़ता है। तभी समीर कहते हैं अच्छा मैं तेरे को यहाँ पे उसके साथ मियाँ बीबी की तरह लड़ते हुए नजर आ रहा हूँ, अपनी ना आंखें ठीक करा ले, चश्मा लगाया तो चश्मा पहन ले।
अगर ये दुनिया में आखिरी लड़की भी रही ना तो भी मैं इसके साथ शादी ना करूँ, हद है। और इतना बोल के वो टीवी देखने लगता है फिर से। दूसरी तरफ जब यहाँ पर, क्योंकि आप एक लिविंग एरिया में टीवी चालू करने का भी टाइम था, तो वहाँ पे एक स्टाफ आके कहते हैं, कि सर आई थिंक मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है रूल्स के मुताबिक। तो समीर जो था वो अब क्या करता है कि वो जो टीवी था वो बंद कर देता है, क्योंकि वो वैसे भी क्रिकेट मैच ही देख रहे थे ये लोग, और देख भी ऐसे रहा था जैसे कि एक्साइटमेंट भरपूर था कि देख 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 अब मारेगा, अब मारेगा, अब ऐसे। तो ये लोग जो थे, अब ये लोग फिर कमरे में जाते हैं, तो थोड़ा समीर थोड़ा सा फ्रेश होता है, तभी डोर पे नॉक होता है। तो आर्यन डोर ओपन करता है तो देखता है कि एक मतलब होता है ना, जो वहाँ के स्टाफ थे उसमें से कोई एक पर्सन थे और वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे। तो कहता है कि किसने ऑर्डर किया है? तो बोलते कि समीर सर ने, दिखा रहा है समीर सर का ऑर्डर है। तभी समीर क्योंकि नहा के बाहर आ चुका था तो वो कहता है कि हाँ मेरा ही है यार, मुझे इसकी बहुत नीड थी। और अपना बाल ऐसे होता है ना कि टॉवेल से ऐसे सर पे पोंछते हुए वो आता है और कोल्ड ड्रिंक का कैन ओपन करते ही पीने लगता है। तभी आर्यन कहते हैं यार थोड़ा सा तो सब्र कर ले, रात के 1 बज रहे हैं यार, तो रात के 1 बजे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो बोलते हैं यार तुझे फील नहीं आ रहा लेकिन मुझे आ रहा है, तुझे समझ में आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। तभी समीर कहता है सीरियसली, एक तो वैसे ही AC 16 पे चल रही है, तुझे और कितनी गर्मी लग रही है रे, यहाँ पे मुझे ठंड लग रही है। तो कहता है दैट्स योर प्रॉब्लम, और वो कोल्ड ड्रिंक का कैन लेता है और वो जो स्टाफ था वो चला जाता है। कोल्ड ड्रिंक का कैन लेता है, वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स थे उसको फ्रिज में रखता है और उसके बाद वो एक कैन जो पी रहा था उसको पीता है। तो आर्यन जो था वो क्या कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने, मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। तो कहता है कि हाँ ठीक है कर दे। तो आर्यन लाइट्स ऑफ करके चाहता है, सोता है थोड़ी देर तक, और समीर जो था वो बैठा हुआ था सोफे पे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्रकाश और रिया थे एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। आई एम सो सॉरी गाइज। एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, तो एक दूसरे के साथ जब डांस करने लगते हैं तो धीरे धीरे में जो प्रकाश का हाथ था वो रिया के बैक स्पेस पे जाता है, मतलब बैक पे जाता है। एंड रिया को समझ आती है दैट ही वांट टू किस हर, ही वांट टू किस हिम, किस हर सॉरी। तो प्रकाश जो था अपना फेस को थोड़ा सा नीचे करता है, तो रिया जो थी उसके कॉलर साइड एरिया को होल्ड करती है और उसके थोड़ा सा अपने पाम पे आती है पैरों के, और वो भी उसको किस करती है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी रिया से। तो उसके अपने पाम पे आती है और वो भी उसको किस बैक करती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ डीप किस करते हैं, थोड़ा बहुत ही स्पेशल मोमेंट एक दूसरे के साथ बिताते हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों ही सो जाते हैं। सुबह के पता नहीं कितने बज रहे थे कि बरखा का फ़ोन रिंग होता है। यहाँ पे बरखा जो थी सलोनी को हक करके बहुत ही प्यार से सो रही थी, और फ़ोन जो था वो वाइब्रेट पे था। फ़ोन जो था वो वाइब्रेट पे था और यहाँ पर सलोनी जो थी बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। तो बरखा जो थी वो क्या कहती है कि क्योंकि उसने फ़ोन वाइब्रेट पे रखा था तो फ़ोन को एक बार देखती है तो अननोन नंबर था, तो वो कॉल रिसीव करती नहीं है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दूसरे नंबर से कॉल आता है, तो इस बार दूसरे नंबर का कॉल और किसी का नहीं, उसके फूफा जी का कॉल था। तो जैसे ही देखती है तो वो देखती है कि उसके फूफा जी का कॉल है। अब उसे बहुत अजीब लगता है, तो वो क्या करती है, वो कॉल रिसीव करती है। मतलब होता है ना सलोनी सबसे पहले सलोनी से थोड़ा सा दूर होती है, बहुत ही आराम से उसको बहुत ही पोलाइटली अपने से दूर करती है ताकि वो उठे ना। और वो वहाँ के बैल्कनी में जाती है, बैल्कनी में जाकर फिर वो कॉल रिसीव करती है। और बैल्कनी का जो विंडो का वो था, डोर टाइप एरिया था, उसको भी थोड़ा सा बंद कर दी ताकि अंदर आवाज़ न जाए। यहाँ पर
यहाँ पर जब सलोनी जो थी वो फूफा जी का कॉल रिसीव करती है तो यहाँ पर फूफा जी उसे कुछ बताते हैं। जैसे ही बरखा वो सारी बातें सुनती है तो बरखा तो शॉक में चली जाती है। सबसे पहले तो कहती कि ये सब हुआ कैसे। तो कहते हैं कि पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो जस्ट एडमिट किया अभी तो कहते हैं, तभी बरखा कहती कि ठीक ठीक है, मैं आ रही हूँ। तभी उसके फूफा जी कहते हैं कि ज़्यादा परेशान हो तो यहाँ पे हम लोग हैं। तभी बरखा कहती है कि मैं आ रही हूँ, और इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है और तुरंत प्रकाश को कॉल करती है। प्रकाश को जब कॉल करती है तो प्रकाश तो यहाँ पे थोड़ा मतलब सो ही रहा था। तभी वो कॉल देखता है, मतलब होता है ना कि ऐसा रिंग हो रहा है तो कॉल देखता है, तो देखता है कि बरखा का कॉल है। तो वो थोड़ा सा नींद में ही वो कॉल रिसीव करते हुए कहता है कि हाँ बरखा बोलो। तभी बरखा कहती है कि भाई जल्दी से जल्दी लिविंग एरिया में आओ, अपने कपड़े लेकर आना। तभी प्रकाश कहता है कि क्या हुआ क्या है। तभी वो कहती है कि आई सेड जल्दी से जल्दी लिविंग एरिया में आओ। और वो जो उसके और फूफा जी के बीच में बात हुई थी वो सारी बातें प्रकाश को बताती है बरखा। तो जैसे ही प्रकाश ये सारी बातें सुनता है तो थोड़ा सा झटके से ही उठता है, मानो अभी तक जो उसकी आंखों में नींद थी वो सारी भाग चुकी थी। यहाँ पे झटके से उठने की वजह से रिया भी उठ जाती है, और जैसे ही वो कॉल डिस्कनेक्ट होता है तो रिया पूछती है कि क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों उठे। तभी प्रकाश कहता है कि वो तभी रिया कहती है कि हकलाना बंद करेंगे और बताएंगे कि हुआ क्या। तो प्रकाश उसे वो सारी बातें बताता है जो वर्षा ने अभी उसको बताई थी। तो रिया कहती है कि एक काम करते हैं, मैं भी चलती हूँ। और यहाँ पे दोनों ही तैयार रेडी होते हैं और नीचे आते हैं तो देखते हैं कि बरखा जो थी वो अकेली खड़ी, उसके साथ कोई खा नहीं, और उसने बैग लेकर रखा था। अब बेचारा प्रकाश का रिया तो फिर भी ठीक थी, लेकिन प्रकाश वो तो बेचारा शायद टी शर्ट और मतलब होता है ना चड्ढे में ही सो रहा था, जो शॉर्ट्स में। तो बरखा उसको इतना ध्यान से देखती नहीं है, वो तो वैसे ही आ जाता है नीचे भाग के जल्दबाजी में। तभी बरखा कहती है कि भाई आई थिंक सो हमें अभी के अभी बनारस के लिए निकलना पड़ेगा। तभी प्रकाश कहते हैं क्या क्या। तभी बरखा कहती है कि आपको एक बार में बातें सुनाई नहीं देती क्या। तभी यहाँ पे रिया कहती है कि बरखा आई नो कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए थोड़ी सी टफ है, बट यहाँ पे सलोनी को लेकर जाना बिकॉज सलोनी को साथ में तो लेकर जाओ कम से कम अपने। तभी बरखा कहती है कि आई नो डॉक्टर रिया, बट करेंटली वो सो रही है एंड मैं नहीं अफोर्ड कर सकती उसकी नींद को ब्रेक करना, आई कांट। तभी प्रकाश कहता है कि अच्छा, तो उसकी नींद को ब्रेक नहीं कर सकती, हमारी नींद को ब्रेक ज़रूर कर सकती है। तभी बरखा एक बार गुस्से वाले लुक में अपने भाई को देखती है, तो उसका भाई बोलता है कि अच्छा ठीक है चलते हैं। ये निकलने से पहले यहाँ पे जो बरखा थी एक बार डॉक्टर रिया की तरफ देखती है और कहती है कि आई डोंट नो कितना टाइम जाए, क्या चीज़ें कैसी रहे, बट कुछ भी हो जाए सलोनी को कुछ नहीं होना चाहिए, ज़रा आप प्लीज़ ध्यान देना। तो वो तभी यहाँ पे डॉक्टर रिया कहती कि बरखा रिलैक्स, और मैं रहूँगी, शांत हो जाओ। और वो इतना कह कर जो बरखा थी वो प्रकाश का हाथ पकड़ती है और आगे चलने लगती है। प्रकाश कहता है कि एक बात बताओ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस कंडीशन में जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी बरखा कहती कि किस कंडीशन में, कौन सा आप बिना कपड़ों के हो, कपड़े पहने हो ना आपने। तो तभी प्रकाश कहते कि क्या कुछ भी मत बोला कर यार, मतलब बड़ा भाई हूँ, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दिखा दे मतलब। तभी बरखा कहती भाई प्लीज़ इस समय नहीं। तो अब प्रकाश भी चुप हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि बरखा इस समय बहुत सीरियस मूड में, और कोशिश भी वही कर रहा था कि इस समय फ़िलहाल के लिए तो बरखा का मूड थोड़ा सा लाइट करे, क्योंकि वो अच्छे से समझ रहा था बरखा इस समय बहुत गुस्से में है, परेशान में है, सैड है, थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल था। अब यहाँ से ये लोग जो थे फ्लाइट जाते हैं, और वहाँ पे करेंटली एक मतलब होता है ना, एक बनारस के लिए ऑलरेडी एक फ़्लाइट थी। तो तुरंत बरखा उसको मतलब होता ना कि उसका टिकट वो सारी चीज़ें करती है, और फिर उसके बाद ये लोग सीधा निकल जाते हैं।
अब कुछ घंटे के सफ़र के बाद फ्लाइट के ये सभी लोग बनारस पहुँचते हैं। बनारस पहुँचने के बाद यहाँ पर जो बरखा थी वो बाहर आती है, ये और प्रकाश दोनों ही बाहर आते हैं। तो वहाँ पे एक कैब ड्राइवर जो था, मतलब एक कैब नहीं कह सकते, बरखा के मतलब बरखा के जो गाड़ी का ड्राइवर था वो आता है, वहीं पे खड़ा था। बरखा और शायद प्रकाश का ही वेट कर रहा था। तो वो आता है, बरखा और प्रकाश का जो लगेज था वो लेता है, आई मीन सामान जो था वो लेता है और उसको कार में रखता है। बरखा यहाँ पे डायरेक्टली कार में जाके बैठती है, प्रकाश भी जाके बैठता है। तभी जैसे वो ड्राइवर बैठता है तो बरखा कहती है सीधा हॉस्पिटल जानी चाहिए, कार बीच में एक जगह पे रुकनी नहीं चाहिए। तो वो कार ड्राइवर भी कहता है कि यस मैम, और वो कार जो थी वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है वहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी बुआ जी बैठी हुई थी। बरखा मतलब हॉस्पिटल के अंदर जाती है, कार से उतरती है, हॉस्पिटल में जाती है। रिसेप्शन पे पूछा जाता है कि कौन सा रूम नंबर, सारी चीज़ें तो वो बता देते हैं हम लोग भी। तो वो जाती है और जाके देखती है कि बाहर सामने मतलब एक बेंच पे वहाँ पे बुआ जी बैठी हुई हैं और फूफा जी जो थे वो खड़े थे। अब बरखा जो थी वो देखती है एक बार उन दोनों को, और वो क्योंकि पीछे में ही थोड़े सा पुलिस खड़ी थी, एक दो पुलिस ऑफिसर खड़े थे यहाँ पर। फूफा जी जब देखते हैं बरखा को तो बरखा ना इधर देखती है ना उधर देखती है, वो सीधा आती है और देखती है लेटे हुए मिस्टर राव की तरफ। हाँ, ये मिस्टर राव थे जिनका एक बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके वजह से बरखा वहाँ से भागते हुए आई थी। वो देखती है और वो देख के ही थोड़ी सी शॉक थी कि मतलब ये सारी चीज़ें हुई कैसे। तो एक बार अपने फूफा जी की तरफ देखते और कहते हैं कि ये हुआ कैसे है। तो कहते हैं कि ये इसका जवाब तो पुलिस ऑफिसर्स देंगे कि हुआ कैसे है। तो पुलिस ऑफिसर जो था वो आता है और बहुत ही मतलब होता है ना, थोड़ा सा डरते हुए कहते हैं कि हेलो मैम। तो वर्षा कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हेलो से कोई मतलब नहीं है, ये हुआ कैसे। हाँ, तभी वो कहता है कि मैम इनका एक्सीडेंट। तभी वर्षा कहती है कि आई नो, इनका एक्सीडेंट हुआ नहीं है, कराया है। अब तुम ये बात बताओगे या मैं खुद पता करूं कि इनका एक्सीडेंट कराने वाला शख्स है कौन। तभी वो शख्स कहता है कि मैम बताता हूँ, और वो बताता है। एक्चुअली वही लड़का था जो एक बार सलोनी को क्लब में बहुत घूर घूर के देख रहा था। मिस्टर साहिल, साहिल नाम है, मैंने नाम रख दिया उसका, साहिल। जैसे ही ये बात वो सुनती है तो कहती है कि अच्छा, तो इसके पीछे उसके डैड कहाँ थे। तभी वो सामने वाला कहता है कि यस यस मैम, फ़िलहाल के लिए तो हम लोग मतलब हमारे पास फ़िलहाल कोई प्रूफ है नहीं कि उन्होंने ही किया, लेकिन जितना मैंने डीपली इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की उसके थ्रू इतना ही पता चला है कि ये एक्सीडेंट और किसी ने नहीं, मिस्टर साहिल के डैड ने ही करवाई थी। तभी वर्षा कहती कि अच्छा, तो जब आपके पास सारी चीज़ें पता है आपको, तो आप यहाँ पे खड़े हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों हैं। तो कहते कि मैम वो फ़िलहाल क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है और हम उनको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सारी चीज़ें। तभी वर्षा कहती कि ओके, लेट्स सी आखिर उसने पंगा किससे लिया है। हालांकि बरखा थोड़ी सी ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन इस समय कुछ अच्छे से पता था कि अगर वो इस समय गुस्सा ज़्यादा करेगी तो हो सकता है कि फ़िलहाल एनवायरनमेंट जो हॉस्पिटल का है वो ख़राब हो, और वो चाहती नहीं थी कि ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें हो। तो वो शांत थी। यहाँ पे प्रकाश जो था वो उसके पास ही खड़ा था और कहते हैं कि बरखा वो। तभी वो कहती है कि भाई, इस समय मैंने आपसे कोई भी सिंपैथी मांगी नहीं, तो कृपया करके हो सके तो आप मिस्टर राव पे ध्यान दीजिए। और इतना बात कर ही रही थी क्योंकि उसके बाजू में पुलिस ऑफिसर खड़े थे कि उसके फ़ोन में कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल आता है तो वही अननोन नंबर था जो उसको मॉर्निंग में आया था।
तो जैसे ही वो अननोन नंबर देखती है तो देखती है कि कॉल तो वही है, तो इस बार रिसीव करती है। जब वो रिसीव करती है तभी सामने से एक हंसने की आवाज़ आती है और हंसते हुए वो शख्स कहता है कि अरे बरखा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने डैड के चक्कर में यहाँ पर भागते हुए आ जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? चलो कोई बात नहीं। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया अपने डैड के पास आके, लेकिन शायद तुमने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है अपनी बीवी के साथ। उसे वहाँ कमरे में अकेला छोड़ कर आना तुम्हें नहीं लगता कि सेफ नहीं है? जैसे ही बरका ये सुनती है तो कहती है कि तेरी तो उससे हाथ भी मत लगाना, तेरे लिए सबसे बड़ा बेहतर काम यही होगा, समझा? और फर्स्ट थिंग कि तू जिस भी कोने में छुप के बैठा है ना चूहे की तरह, मैं निकाल के फेंकूंगी तेरे को, याद कर लेना। तभी सामने वाला फिर से हंसते हुए कहता है कि अरे रे, अगर तुम्हें पता हो तो बता दूं कि चूहा छुपने में एक्सपर्ट होता है, बरखा राव। और वैसे भी तुमने मेरे बेटे को मारा था, तो एक बाप का बदला तो बनता था ना, तो बेहतर था ना कि तुमने मेरे बेटे को मारा, मैंने तुम्हारे बाप को। हिसाब बराबर। और शायद अब तुम्हारी बीवी, और इतना कहते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट भी कर देता है। बरखा को इतनी तेज गुस्सा आती है, वो फ़ोन को ना ज़ोर से फेंक के मारती है, इतनी ज़ोर से मारती है कि वो जो फ़ोन था वो कई टुकड़ों में टूट जाता है। तो वो जो पुलिस ऑफिसर था वो तो बेचारा प्रकाश के पीछे चला जाता है और कहता है कि सर। तभी प्रकाश कहता है कि बरखा क्या हुआ है? तो कहती है कि भाई आपका फ़ोन दीजिए, क्योंकि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया था। तो प्रकाश जो था वो अपना फ़ोन देता है, तो वो तुरंत ही रिया को कॉल करती है। रिया को जैसे ही कॉल करती है तो रिया फ़ोन रिसीव करती है, और फ़ोन रिसीव करते हुए कहती कि हाँ हाँ बरका। तो कहती कि अभी के अभी इसी वक्त आप सलोनी के कमरे में जाएंगी। तो रिया कहती कि अरे पर क्या हुआ, क्या है बरखा? तो कहती कि आई डोंट नो डॉक्टर रिया, लेकिन जल्द से जल्द अभी आप अपने इस सलोनी के कमरे में जाइए, बिकॉज शी इज़ नॉट सेफ। और हो सके तो समीर आर्यन इन सभी को जगा दीजिएगा और इन सभी के साथ ही जाइएगा। और इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट भी कर देती है। यहाँ पे जो रिया थी वो बेचारी उठती है फटाफट और वहाँ से वो निकलने लगती है। तो वो सबसे पहले आर्यन और समीर के कमरे में जाती है जल्दबाजी में। यहाँ पे अभी भी जो बरखा थी वो चेयर पे बैठी हुई थी, तो अंदर से जो डॉक्टर्स थे वो बाहर आते ही वो कहते हैं कि इसके फैमिली वाले मेम्बर्स कौन सा। तो यहाँ पे बुआ जी और फूफा जी जो थे वो खड़े हो जाते हैं। बरखा भी आती है। बरखा आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि हेलो बरखा, फ़िलहाल के लिए जो पेशेंट है वो अभी के लिए तो मुझे उनकी कंडीशन सेफ लग नहीं रही है, फ़िलहाल उनको बचाना मुश्किल लग रहा है। जैसे ही ये बरखा सुनती है तो उसे और गुस्सा, एक तो वैसे ही गुस्से में लालम लाल हुई है, और वो इस बार डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहती कि अगर कुछ भी हुआ तो यही स्वेर याद रख लेना, ये हॉस्पिटल मुझे बंद कराने में ना सेकंड नहीं लगने वाले। तुम्हारा ड्यूटी है ना किसी को सेव करना, तो तुम करो, दैट्स इट। जितने डॉक्टर, जहाँ से डॉक्टर जिस स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़े बुलाऊँ, आई डोंट केयर, बट मिस्टर राव जिंदा होने चाहिए, समझे? वो डॉक्टर भी इतना घबरा चुका था मतलब बरखा के इस बिहेवियर से, वो ज़्यादा मतलब वो कहता है कि ये किस में। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी पर यहीं पूर्णविराम लगाएंगे और जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्यों होता क्या है। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे पता है कि मैं एक तो रात में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सो इसीलिए थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं। रात में भी नहीं कह सकते, इट्स लाइक रात और मॉर्निंग का वक्त है, 4 बज रहे फ़िलहाल, तो वो नहीं, क्योंकि मैंने टाइमिंग बहुत गलत बताया आप लोगों को, सॉरी उसके लिए।
सेकंड थिंग, आप लोगों का कुछ सवाल भी था कि अधूरी दास्तां एक श्राप का मैं नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड करूँगी। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, वो एवरी संडे ही अपलोड होता है। अगर ये वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी तो हो सकता है कि हफ्ते में कम से कम 3 बार आ जाए, लेकिन तब तक आएगा जब तक कि सेकंड कहानी अपलोड होना शुरू ना हो जाए। दूसरी कोई कहानी जो मैंने डाली है वो अपलोड होना शुरू ना हो जाए, तब तक ये हफ्ते के 2 से 3 बार आएगा अधूरी दास्तां एक श्राप। लेकिन उसका टाइमिंग ही क्योंकि संडे का ही है, मैंने उसको टाइमिंग ही संडे का रखा है सिर्फ इसीलिए। तो वेट कर लीजिए। आई नो कि थोड़ी सी आप लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे होगे, तो अब कोई बात नहीं, हम भी ले लेते गालियाँ बड़े प्यार से। कोई बात नहीं, आप देते रहिए, हम भी सुन रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड थिंग कि जिसको भी दिक्कत है भाई, मतलब एक पता नहीं कौन शख्स है जिसको मेरी आवाज़ में दिक्कत है, तो देखिए सर जी, आई डोंट नो आप सर हैं या मैम जो भी हो, आपको मेरी आवाज़ से दिक्कत है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं चेंजेस नहीं कर सकती, दिस इज़ वेरी जेनेटिक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमने अपनी कहानी को और अपनी बातों को यहीं पूर्ण विराम लगा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है, जानेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।